औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एरिया है चैप्टर 14 का, दैट इज़ 705 और 706, और इसके साथ हम लोग एक और स्टैंडर्ड भी ऐड कर लेते हैं 570। तो आई कैप में जो सवाल आएगा आपको वो 705, 706 और 570 का मिक्सचर सवाल होता है। कभी वो 570 को ऐड करता है, कभी नहीं करता, मगर हमेशा इसके लिए आपने प्रिपेयर ज़रूर रहना। ये वो एरिया है जहाँ से ग्रेड डी उसने बनाई है 10 से 15 नंबर, यानी कि 10 से 15 मार्क्स तो आपने यहाँ से एट अ वेरी मिनिमम एक्सपेक्ट करके जाने हैं। 10 से 15, यानी कि आपको एक सवाल आएगा, सवाल के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या ओपिनियन किस तरीके से आप दे रहे हैं, या वो आपसे ये कह सकता है कि भाई मुझे ओपिनियन बताएं भी और ड्राफ्ट भी करके दिखाएं कि ओपिनियन में आप कौन सी बातें लिखेंगे और कितनी बातें लिखेंगे। तो ये सारे सवाल आपको उसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाते हैं। 705, 706 के एक सवाल कंबाइन भी हैं और 706 में से जो रटे वाला एरिया है उसके सवाल सेपरेट भी हैं। 705 में से आए के अंदर रट्टा बहुत ही कम पूछा, जिस तरह ये देखें ना 570 का भी जो क्रैमिंग बेस्ड है वो अलग किया हुआ है, मगर जो ऊपर के 20 सवाल हैं यहाँ पे 705, 706 और 570 कंबाइंड टेस्ट होता है। तो हमारा फोकस आज यही है 705, 706, और इसी के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है। मैक्सिमम सवालों को कोशिश करते हैं कि हम इसको देखें। तो पहले 10 सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 10 तक देखते हैं। स्प्रिंग 11 और ऑटम 11 देखते हैं। पार्ट ए में वो आपसे कह रहा है कि जनाब बताइए 4 नंबर के लिए कि परवेसिव इफ़ेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये क्रैमिंग बेस्ड एरिया है, या आपने उसको डिफ़ाइन कर देना है कि परवेसिव की डेफिनेशन क्या है। ये आसान है। आए पार्ट बी में 10 नंबर के लिए 4 बातें उसने ऊपर की हैं और नीचे आपसे वो इम्पैक्ट पूछ रहा है कि बताइए रिपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। रिपोर्ट पे इम्पैक्ट से मुराद ये है कि क्या आप ओपिनियन को क्वालिफाई कर रहे हैं या डिसक्वालीफाई कर रहे हैं, और उसके मुताबिक आपकी रिपोर्ट क्वालिफाइड है या मॉडिफाइड है या अनमॉडिफाइड है। As the engagement partner, you have reviewed the audit working papers of Apricot Engineering Limited. कंपनी का नाम क्या है? Apricot Engineering Limited. The audit team has highlighted the following matters in the working paper. Number 1, company has issued a bank guarantee to one of its related parties after the balance sheet date. बैलेंस शीट डेट के बाद उन्होंने अपनी एक रिलेटेड पार्टी को गारंटी दे दी है, बैंक की गारंटी दे दी है, और इसका कोई डिस्क्लोजर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मौजूद नहीं है। मेरा आपसे पहला सवाल है, मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? क्या ये मिस स्टेटमेंट है या ये स्कोप लिमिटेशन है? आप कह रहे हैं कि मिस स्टेटमेंट है, ठीक है। मेरा आपसे अगला सवाल, क्या इसने कोई फिगर्स दिए हैं? क्या सवाल के अंदर जो उसका ऊपर वाला एरिया है, क्या उसने कोई बेंचमार्क, कोई मटीरियलिटी के लिए कोई बात की हो? नहीं की हुई। यानी कि आपको इस तरह ये आइडेंटिफाई नहीं हो सकता कि ये मसला मटीरियल है या परवेसिव है। तो जब इस तरह की बात आए और वो आपको क्लियरली ना बता रहा हो, तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है कि उसको दोनों इम्पैक्ट्स बता के आने के, मटीरियल होगा तो क्या होगा, परवेसिव होगा तो क्या होगा। मगर उसने एंटिटी आपको बता दी है, रिलेटेड पार्टी, और रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन हो रही है जो कि डिस्क्लोज नहीं की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो नॉर्मली ये अज्यूम किया जाता है कि ये एक बड़े लेवल का इशू हो सकता है, क्योंकि उस केस में मटीरियलिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है। आप 1-1 रुपये की ट्रांजैक्शंस को भी वेरीफाई करते हैं जब आपको रिलेटेड पार्टी मिलती है। तो यहाँ पे आपने एस्पेक्ट तो दोनों ही बताने हैं कि अगर मटीरियल है तो क्या होगा और अगर परवेसिव है तो क्या होगा। मटीरियल है, किस तरह की मैं ओपिनियन दूंगा,
मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, क्वालिफाइड, और मिस स्टेटमेंट है और परवेसिव है तो एडवर्स ओपिनियन देंगे। इन्होंने ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जिक्र नहीं किया, ना ही हमें अमाउंट बताई है, तो आप दोनों बातें यहाँ पे बताएंगे कि अगर तो वो चीज़ मटेरियल गलती है तो मैं क्वालिफाइड दूंगा, और अगर परवेसिव है तो मैं फिर एडवर्स की तरफ जा रहा हूँ। उन्होंने आपसे इम्पैक्ट पूछा, उन्होंने आपसे कोर्स ऑफ एक्शन नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि भाई सीधी बात करें कि आप अपनी रिपोर्ट के ऊपर क्या इस चीज़ का इम्पैक्ट देंगे। पॉइंट 2, AEL has paid a dividend after many years. Zakat has been appropriately deducted and deposited in Central Zakat Fund. किसी को कंपनीज एक्ट वाली रिपोर्ट याद है? कभी पढ़ी है? आपकी इसी किताब में है, अगर आपने कभी खोल के देखी हो, खोलें, 700 में जाएं, 700 में जाएं ज़रा, 700 में जाएं और ज़रा पढ़ के बताइएगा कंपनीज एक्ट वाली रिपोर्ट में ये ज़कात वाली बात किस तरीके से लिखी हुई है। क्या ज़कात को सेंट्रल ज़कात फंड में जमा करवाया जाता है या कुछ और नाम है उसका? ज़कात नशर ऑर्डिनेंस है वो तो। लाइन पढ़े ज़रा वहाँ से, लाइन पढ़ के बताइए ज़कात के बारे में क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? ज़कात डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर ज़कात नशर ऑर्डिनेंस। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिविडेंड पे किया और ज़कात उन्होंने अप्रोप्रिएटली डिडक्ट कर दी है और डिपॉजिट भी कर दी है सेंट्रल ज़कात फंड में। क्या इन्होंने सही किया, इन्होंने गलत किया? ये सोचना, क्या इन्होंने सही किया या इन्होंने गलत किया? तो अगर कोई चीज़ सही हुई है तो फिर हमारी रिपोर्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट आना चाहिए। डन हो गया। तीसरे पॉइंट पे आ जाए। सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड अ मेजर डेटर हैज़ डिक्लेयर्ड बैंक्रप्सी, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिकवर ओनली 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 100 रुपया था और अब कंपनी कहती है कि मैं सिर्फ 20% का रिकवर कर सकती हूँ, यानी कि 100 में से 20 रुपये। मैनेजमेंट हैज़ रिफ्यूज टू मेक अ प्रोविजन बट दे आर रेडी टू डिस्क्लोज द फैक्ट बाय वे ऑफ अ नोट। उन्होंने कहा कि जरा हम इसकी प्रोविजन नहीं ऐड कर रहे हैं, हाँ अगर आप कहते हैं तो हम इसका डिस्क्लोजर डाल देते हैं। उनके नज़दीक बात, उनके माइंड में ये है कि भाई डिस्क्लोजर है ना, बहुत कम लोग पढ़ेंगे जाके, इतनी अंग्रेज़ी कौन पढ़ता है। प्रोविजन का वर्ड लिखा होगा तो लोगों को ज़रा अटेंशन मिलती है कि यार ये क्या बात लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा कि जनाब प्रोविजन हम लोग नहीं डालते मगर हम इसका डिस्क्लोजर डाल देते हैं। क्या इसकी प्रोविजन बनती है? पहला सवाल। क्या उनको प्रोविजन डालनी चाहिए? अच्छा, अगर वो डिस्क्लोजर डाल रहे हैं तो डिस्क्लोजर के अंदर वो कोई ना कोई नोट रेफ़र करेंगे। तो वो नोट कहाँ पे है? जब वो अपनी प्रोविजन ही ऐड नहीं कर रहे तो वो नोट किस तरीके से देंगे? तो ये मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? अगेन ना उसने ये नहीं बताया कि परवेसिव है या मटीरियल है, तो फिर आपको दोनों तरीके से आंसर करना पड़ेगा। विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2010 AEL हैज़, अगर तो सब्सिक्वेंट इवेंट 560 में जाके आंसर करना है तो आप वो वाला पॉइंट भी लिख सकते हो, मगर मैं सिर्फ 705 706 में खेल रहा हूँ इस वक्त है, मगर हमने बताना भी तो है ना उनको। 705 के मुताबिक आपने रिपोर्ट का इम्पैक्ट बताना उसको कि रिपोर्ट पे क्या आ रहा है। 705 मैं अभी कंसाइज किया हुआ 705 706 तक, बट आप 560 के अंदर इसमें ऐड कर सकते हो। जब 560 में जाएंगे ये पॉइंट दोबारा ले आऊँगा। विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2010 AEL हैज़ चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू डिमिनिशिंग बैलेंस एंड उसने रिवाइज कर दी है यूजफुल लाइफ फ्रॉम 6 to 4 ईयर्स। क्या करें इसका? क्या करें इसका? उन्होंने अगर वो एग्री कर रहे हैं ना ऑडिटर
तो उसके बाद इसको अच्छा पहले ये मुझे बताइए, IS 16 इस तरह की चेंज अलाउ करता है? अलाउ करता है। अगला सवाल, अगर वो अलाउ करता है और इन्होंने कर भी दी है तो इसका मतलब ये है कि हमें लोगों को बताना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर मैनेजमेंट वालों ने कोई ना कोई नोट, कोई ना कोई डिस्क्लोजर, कोई ना कोई बात की होगी। अगर तो उन्होंने वो बात की है और हमें यूज़र्स तक वो बात लाजमी पहुंचानी है तो फिर 705 में जाएंगे या 706 में जाएंगे? 706 में जाएंगे। 706 में जब हम जाएंगे तो हमने अकाउंटिंग वाली बात करनी है, हमने ऑडिट वाली बात करनी है। अकाउंटिंग वाली बात के लिए एम्फोसिस होता है या अदर होता है? तो वो डाल देंगे। अच्छा, एम्फोसिस को ऐड करने से क्या हमारी रिपोर्ट ख़राब होगी? हमारी रिपोर्ट पे कोई मॉडिफिकेशन आएगी? रिपोर्ट मॉडिफाई होगी, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगी। ये बात याद रखनी है। रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, ओपिनियन मॉडिफाई नहीं हो रही है। डन? अच्छा, आगे आ जाए जी। एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द रिपोर्ट। ओके, 4 बातें। MM इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड आपको बना दिया है उसने ऑडिट मैनेजर। कंपनी मार्केट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स टू रिटेल आउटलेट्स इन 9 मेजर सिटीज़ और इस सवाल में उसने आपको 2 अमाउंट्स भी दे दी हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है? 20 मिलियन और उसके साथ आपको नेट एसेट्स दे दिए कितने? 150 मिलियन के। यानी कि ये 2 बेंचमार्क्स आपको दे दिए हैं मटीरियलिटी के लिए। अब शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज़ चेंज्ड इट्स वैल्यूएशन पॉलिसी ऑफ PPE फ्रॉम हिस्टोरिकल कॉस्ट टू रीवैल्यूड अमाउंट। क्या कोई मसला है इतनी लाइन में? IS 16 के मुताबिक सही किया? अच्छा। फॉर दिस पर्पज द सर्विस ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूअर लिमिटेड वर हायर्ड। उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने रीवैल्यू करवाना था तो बाहर से एक्सपर्ट बुलाए। ये एक्सपर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहलाएंगे या ऑडिटर एक्सपर्ट कहलाएंगे? मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहलाएंगे। They have issued valuation report to 3 outlets indicating a revaluation surplus of rupees 10 million. उन्होंने revaluation surplus रिकॉर्ड करवाया कितने का? क्या? उन्होंने 10 मिलियन का revaluation surplus रिकॉर्ड करवाया। सवाल ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये कितने आउटलेट्स की है? करवानी कितनी थी? IS 16 की खिलाफ वर्जी हो रही है? कैसे हो रही है? या तो पूरी 9 की करवाओ या फिर किसी की ना करवाओ। अच्छा, 3 आउटलेट्स को जो उन्होंने रीवैल्यू करवा के सरप्लस 10 मिलियन का निकाला है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकग्नाइज भी कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया। मैनेजमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टीज आर एक्सपेक्टेड टू बी इशूड इन दिसंबर 2011। हमारा ईयर एंड क्या है? हमारे ईयर एंड के बाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं? बाद में कर रहे हैं। क्या हम उनकी इस एक्सपेक्टेशन के ऊपर यकीन कर लें? नहीं। अगर आप करवा रहे हैं तो फिर आप सबकी करवाएं, अदरवाइज ना करवाएं। सवाल, मिस स्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन है? मिस स्टेटमेंट है। अमाउंट कितनी आ रही है? 10 मिलियन। ज़रा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से कंपेयर कीजिएगा। 20 मिलियन का उन्होंने आपको एक बेंचमार्क अगर दिया हो, 10 मिलियन का ही मिस स्टेटमेंट हो तो 10 डिवाइडेड बाय 20 कितने % आती है? कितनी आती है? 50। अब ज़रा कंपेयर करें इसको विद नेट एसेट्स। दोनों के साथ आपने कंपेयर करके देखना है। बताइए ज़रा, नेट एसेट्स के साथ क्या आ रही है? 10 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, हाँ 6 तो अब आप सोल्यूशन में ये बताएंगे कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद PBT तो ये 50% के करीब जा रहा है, जो कि एक परवेसिव इफेक्ट रखता है। बट अगर हम इसको कंपेयर करते हैं विद नेट एसेट्स तो ये 6 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ रहा है, जो कि मटीरियल है। ठीक हो गया। अब बेंचमार्क आपने कौन सा यूज़ करना है ये आप पे डिपेंड कर रहा है, बट आपने रिजल्ट में दोनों बातें लिख कर आनी है। एक तरफ से इसका आंसर परवेसिव बन रहा है और एक तरफ से इसका आंसर मटीरियल की तरफ जा रहा है, तो आपने दोनों बातें यहाँ पे लिखनी है। मटीरियल हो, मिस स्टेटमेंट हो, किस तरह की आएगी? क्वालिफाइड। और अगर परवेसिव हो तो एडवर्स आएगी। पार्ट ए क्लियर?
Company was sued for breach of contract by a customer claiming damages of rupees 10 million. The legal advisor has confirmed the management assertions that no liability exists at the balance sheet date. However, while reviewing the customer files, you found an email from the manager legal department addressed to the CEO in which he has opined that the company will have to pay at least 50% of the damage claimed. उन्होंने आपसे बात छुपाई है, 5%, उन्होंने आपसे बात छुपाई है। मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है। बात छुपाना, नहीं सर, बात छुपाई जा रही है। पहले सोच लें ये क्या है, खुद सोचें। सवाल दोबारा पढ़ें। लीगल एडवाइज़र ने कंफर्म किया है, उसने आपको एविडेंस दिया कि भाई हमारे नज़दीक कोई लायबिलिटी मौजूद नहीं है। However, while reviewing the customer file, जब आप कस्टमर की फाइल्स खुद से रिव्यू कर रहे थे तो आपको एक ईमेल खुद ही से मिल गई जिसमें CEO के साथ उसके ये बातचीत हुई थी। उन्होंने आपको शुरू में डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दिया है कि भाई कोई ऐसी लायबिलिटी मौजूद नहीं है, तो ये मिस स्टेटमेंट हुई। यस सर, अच्छा, 50% ऑफ द डैमेजेस क्लेम्ड, 10 मिलियन का आपका 50% क्या होगा? कंपेयर करें ज़रा 20 के साथ और 15 के साथ, 150 के साथ। एक 25 बन रहा है और एक 5 डिवाइडेड बाय 150 करें, 30 नहीं बनेगा, 3% बनेगा। तो इस केस में दोनों ही मटेरियल है, परवेसिव पे इफेक्ट इसका नहीं जा रहा, तो क्या बनेगा फिर यहाँ पे? किस तरह की ओपिनियन आनी चाहिए? क्वालिफाइड आनी चाहिए। सर जब प्रॉफिट दिया हुआ तो फिर हम एसेट्स के साथ भी कंपेयर करते हैं। दोनों से कंपेयर कर सकते हैं आप। सर अगर दोनों दिए हुए तो हम सिर्फ प्रॉफिट के साथ डिपेंड करता है कि अगर आप तो शुरू में उसको नोट दे दें ना कि मैं सिर्फ ये वाला बेंचमार्क अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो भी सही है। मगर जब वो दो बातें कर रहा है तो बेहतर यही कि फिर आप दोनों एंगल्स को एक्सप्लेन कर दें, दोनों बेंचमार्क के साथ कंपेयर करके चलें। सोल्यूशन जो उसके पास है, अब अल्लाह जानता है कि उस सोल्यूशन में PBT यूज़ हुआ है या एसेट्स यूज़ हुए, तो ये भी देखना पड़ेगा। फिर भी प्रॉफिट के साथ ही कंपेयर करते अगर दो बातें की हुई है ना, हैं तो दोनों के साथ करते हैं, कंफ्यूजन आप रिस्क में ना रहें, सही हो। ठीक है। सर इसमें सिर्फ रिपोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं पूछे, ये एक्सप्रेस योर व्यूज का भी। हाँ, तो जो उससे पहले मैं बातें पूछ रहा हूँ वो यही तो है। सर जो सब इम्पैक्ट रिपोर्ट में बताएंगे कि बेसिस ऑफ ओपिनियन चेंज होगा, सारी बातें करेंगे। मैं इस वक्त ऊपर से आ रहा हूँ कि रिपोर्ट में ओपिनियन के साथ क्या मसले आ रहे हैं, अंदर वाली बातें तो वो सारी आएंगी क्योंकि इसमें मार्क्स ज़्यादा हैं, 14 मार्क्स का सवाल है और उसने आपसे व्यूज़ भी मांगे हैं, तो आप उसको बताएंगे कि भाई हमारा बेसिस में ये चेंज आएगा, नाम चेंज हो जाएगा, इस तरह की बातें भी आप लोग कर सकते हैं। उसके अंदर मार्क्स ज़्यादा है। यस, ये परवेसिव हम कितने को देंगे? 50%? परवेसिव की कोई परसेंटेज है नहीं, नॉर्मली यही होता है कि 50 से ज़्यादा, नॉर्मल एक रूल यही है, थंब ऑफ क्या कहते हैं, थंब ऑफ रूल तो यही है। अच्छा जी, सी पार्ट ज़रा पढ़े, क्या हो रहा है सी पार्ट में? सी पार्ट पढ़े। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है सवाल में? पार्ट सी में क्या हो रहा है? आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, कैसे समझाएं ज़रा पार्ट सी पूरा हो क्या रहा है? पूरे पार्ट सी में क्या बात हो रही है? सर उन्होंने जो टीवी सेल की है, टेलीविजन सेल की है और 25% अबाउट कॉस्ट है,
तो उन्होंने उसके रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं की, हालांकि उन्होंने एक साल की रुपये वारंटी दी हुई है। वारंटी साल के शुरू में दी, साल के एंड में दी है? साल की शुरू में हमारे साल के शुरू में दी है, ऐसा ही है? जी सर। पक्की बात? हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 2011। हम कहाँ पे खड़े हैं? तो हम अपने साल के शुरू में खड़े होंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि इस सब्सिक्वेंट इवेंट की तरफ कहानी को लेके नहीं जाना। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2010 द कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग 1 ईयर वारंटी ऑन इट्स टेलीविजन सेट। साल के शुरू में उन्होंने वारंटी की प्रोविजंस को रिकॉर्ड करना था जो कि उन्होंने टीवी सेट्स के ऊपर देनी है। नो वारंटी इज़ प्रोवाइडेड ऑन द अदर प्रोडक्ट्स, उसके अलावा किसी और प्रोडक्ट पे कोई वारंटी वाला सीन नहीं है। सेल्स ऑफ टीवी सेट्स एग्रीगेटेड टू ₹20 मिलियन वेयर द टोटल सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 80 मिलियन। जो टीवी की सेल्स है वो 20 मिलियन है और जो ओवरऑल सेल है वो 80 मिलियन है। इसका मतलब है कि सिर्फ टीवी नहीं बेचते, उसके अलावा कुछ और सामान भी बेचते हैं। कंपनी हैज़ अ कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स आफ्टर सेल सर्विसेज ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। फॉर डिफेक्ट्स नॉट कवर्ड अंडर द वारंटी द कंपनी बिल्स द कस्टमर्स 25% ऑफ द कॉस्ट, यानी कि अगर वो चीज़ वारंटी में नहीं है तो हम उसके बिल को 25% के ऊपर रख के सर्व करते हैं। The management has included a note in the draft financial statement stating that no provision has been made in respect of warranty as the amount cannot be made reliably measured। उन्होंने कहा जनाब हम कोई वारंटी की प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं कर रहे क्योंकि हम कोई अमाउंट सही से डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये बात करना लॉजिकल है? ये बात करना लॉजिकल नहीं है। शुरू में आपने एक पॉलिसी दे दी है कि हम इस दफ़ा वारंटी लेकर आ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि जनाब इस तरह की बात कोई नहीं है, हम रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे। अच्छा, वारंटी की वर्किंग, इस तरह की जो प्रोविजंस होती हैं, ये वर्किंग बनाता कौन है? मैनेजमेंट बनाती है या इसके लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए होता है? तो इनसे कहेंगे भाई कोई ना कोई बंदा मार्केट से लेकर आए जो कि आपको इस तरह की वारंटियाँ बना के दे रहा हो, तो उनकी ये बात करना ही गलत है। अच्छा, क्या चीज़ आनी चाहिए थी और वो चीज़ मिसिंग है? मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन? सोचें, चीज़ एक आनी चाहिए थी, उन्होंने कोई वर्किंग नहीं बनाई हुई, उन्होंने कोई वर्किंग उसकी बनाई नहीं हुई, उनके मुताबिक अमाउंट रिलायबली मेजर ही नहीं हो पा रही। मिसस्टेटमेंट है या स्कोप लिमिटेशन? दोबारा सोच लें, सुकून से सोच लें, सुकून से सोच लें, फिर सुकून से सोच लें। अज्यूम करें आप एक जगह पे ऑडिट करने के लिए गए हैं, आप उनसे कह रहे हैं कि जनाब वारंटी की प्रोविजन दें, वो कहते हैं कि सर चूंकि हम रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे तो हमने वो बनाई ही नहीं है। सुकून से सोच लें, सुकून से सोच लें, आप बार बार चेंज कर रहे हैं। 2 मिनट लें, सुकून से सोच लें, सोचें ज़रा कहना क्या चाह रहा है। कब आएगी? जब अनअवेलेबल हो ना कोई एविडेंस क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम कब आएगी? तो वो तो दे ही नहीं रहे, वो कहते हैं हमारे पास तो कोई है ही नहीं। लेकिन उन्होंने ऐड ही नहीं की। शुरू में तो वो कह रहे हैं जनाब हमारी ये पॉलिसी है, तो उसके मुताबिक फिर उनको बनानी चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं बनाई कि वो अमाउंट को रिलायबली कैलकुलेट नहीं कर पाए। सर अगर वो रिलायबली ना कर सके तो फिर उसकी नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर। कौन रिकॉर्ड नहीं करेगा? अकाउंटेंट जो है रिकॉर्ड नहीं करेगा। नहीं तो उनको तो पहली बात यह ना कि कोई एक्सपर्ट बुला के उसको मेजर करवाना चाहिए था, रिपोर्ट बनवानी चाहिए थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इम्पैक्ट उसका आना चाहिए था, मगर क्या आ रहा है? तो अब मुझे बताइए स्कोप लिमिटेशन है या मिस स्टेटमेंट है? अच्छा, कौन कह रहा है कि ये स्कोप लिमिटेशन है? लॉजिक देनी साथ, लॉजिक। इंफॉर्मेशन उनके पास आ सकती है कि वो दे नहीं रहे, रिपीट कर रहे हैं उसको। इन्फॉर्मेशन आ सकती थी मगर क्या इन्फॉर्मेशन आई है? तो दे नहीं रहे। अच्छा, स्कोप लिमिटेशन में 3 रीजंस थी। यस सर। वो क्या थी? या कंपनी के अकाउंट सीज हो जाए या अनफोर्स सर्कमस्टेंस की वजह से अकाउंट अवेलेबल ना हो, या तीसरी क्या थी? या ऑडिटर की अपॉइंटमेंट ऐसी हो कि वो आइडेंटिफाई वो बाद में आया हो। अच्छा, अपॉइंटमेंट के ऊपर तो नहीं कुछ शक आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, क्या अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय तबाह हो गए हैं? तीसरी बात क्या थी?
उसकी कॉम्प्लीमेंटेशन मैनेजमेंट इंपोज कर दे क्या लिमिटेशन इंपोज कर लिमिटेशन इंपोज कर मैनेजमेंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड मैनेजमेंट उसको इन्फॉर्मेशन ना दे तो ये लिमिटेशन नहीं कर रहा इम्पोज। यस सर सर है ही नहीं। लेकिन ये पहली लिमिटेशन है, उसने भी कहा ही नहीं खुद को। लेकिन मैनेजमेंट बना कर रही है ना स्टॉक मैनेजमेंट ने पीसी बना ली साल तो उसने ये भी तो नहीं बताया कि मैनेजमेंट के पास इन्फॉर्मेशन है भी कि नहीं, तो मैनेजमेंट कह रही है ना हमारे पास नहीं है। ये मिस स्टेटमेंट ये मिस स्टेटमेंट में आएगा क्योंकि वो एक चीज़ डिमांड कर रहा है उनके पास है ही भी नहीं और उन्होंने उसको डाला भी नहीं है। एक चीज़ उन्होंने अपने अकाउंट्स में भी नहीं डाली। सर ऊपर से अमाउंट भी दे दी है 20 मिलियन की। अच्छा एग्ज़ाम में ना अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार ये स्कोप लिमिटेशन में डालूं या ये मिस स्टेटमेंट में लेके जाऊं, दो बातें हैं, या तो नोट दे दें। अगर आप इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ पे लेके जाऊं, ऑप्शन 2 दोनों एस्पेक्ट बताते हैं, इफ़ इट इज़ दिस इफ़ इट इज़ दैट। तो सर कॉम्प्लीमेंटेशन में नहीं आती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर इतना कंफ्यूज एग्ज़ाम में हो रहे हो, टाइम कम हो, समझ ना आ रही हो कि भाई मैंने बाकी सवाल भी करने हैं, इसको कहाँ पे लेके जाऊँ, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप दोनों बातें करके आ जाएं। इससे ये है कि एग्जामिनर वुड बी एबल टू जज कि यार बच्चे को पता था एग्ज़ाम प्रेशर में वो जज नहीं कर पाया, बट उसने दोनों इम्पैक्ट हमें बता दिए हैं। तो रादर देन कि वो आपके सारे मार्क्स काट ले, कम से कम आपको आधे नंबर तो दे ही देगा बेचारा, ठीक है। और सिंपल एक नोट दे देना कि मैं उसको ये अज्यूम कर रहा हूँ, तरीका इतना अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन, मगर अगर बहुत टाइम कम हो तो फिर आप एक वाला काम कर सकते हैं। डायरेक्टर्स, अच्छा EPS है आजकल, FR 2 में तो नहीं है ना, बस ये पॉइंट डी को फारिग करते हैं, आगे निकलते हैं, लिखा हुआ है देख लेते हैं। पहले ज़रा बाकी बातें कर लें, तो एंड पे आते हैं। हाँ चल जाते हैं यहाँ पे। यार ये स्प्रिंग 12 का जो पार्ट बी है ज़रा पढ़िएगा मालाकंड वाला। स्प्रिंग 12 ये मैंने करवाया होगा शायद बच्चों को। नहीं स्प्रिंग 13 है। हाँ जी क्या हो रहा है सवाल में? सर लिक्विडेशन ऑफ डेटर हमारे पास एडजस्टिंग इवेंट होता है और सर वो प्रोविजन भी नहीं दे रहे और डिस्क्लोजर भी नहीं दे रहे। और ये सर और 96 और 9.6 प्रॉफिट रेंशन हो जाता है।
हाँ जी, क्या हो रहा है? MIL मालाकंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड में MIL is engaged in the supply of customized machinery to textile manufacturers. Customized से क्या मुराद होती है? यानी कि जब कस्टमर का ऑर्डर आएगा उसके लिए वो चीज़ स्पेशल से बनाई जाएगी। अच्छा, अगर वो कस्टमर ना ले तो क्या वो किसी और के लिए काबिल इस्तेमाल होती है? हो सकती है, अगर हम उसके ऊपर कोई एडिशनल ख़र्चा करें और हाँ मॉडिफिकेशन वगैरह करें और फिर उसको उस काबिल बना लें कि अगला बंदा हमसे परचेज़ कर ले। अच्छा जी, 18 फरवरी 2012 का दिन था। एक कस्टमर आया जिसने हमें 9.6 मिलियन देने थे, went into voluntary liquidation. In addition to the above amount, a job was in progress on behalf of the customer and on which MIL had already spent 13.9 million. एक कस्टमर था जिसने हमारे 9.6 मिलियन देने थे, वो चला गया लिक्विडेशन में। यानी कि ये जो 9.6 है, क्या अब ये मेरा लॉस है? ये मेरा लॉस हो गया, ये मेरा बैड डेट हो गया। अच्छा, अब इन एडिशन टू द अबव अमाउंट, उस अमाउंट के अलावा वो एक हमारे पास ऑर्डर भी लेकर आया था 13.9 मिलियन, जो कंपनी का ऑलरेडी लग चुका है। यानी कि इसी कस्टमर का ये ऑर्डर भी था। Directors have refused to make a provision against the debt on the grounds that the liquidator was appointed after the balance sheet date. ये adjusting event है या non adjusting event है? ठीक हो गया। They have also refused to make any provision in respect of work process as they are planning to sell the machinery being manufactured to another customer for rupees 15.7 million. 13.9 का expense हो चुका है। वो कहते हैं कि जनाब इसको हम किसी और को बेच देंगे 15.7 के ऊपर, मगर उसको बेचने के लिए क्या इसके ऊपर मज़ीद कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ेगी? अब वो कॉस्ट मटेरियल है या परवेसिव है, वो बात बताइए। वो बात नहीं बताई। उन्होंने आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है, दैट इज़ 85 मिलियन, और कहा है कि मटीरियलिटी लेवल जो है वो इसका 10% है। 85 का 10% क्या होगा? 8.5। यानी कि मेरी जो बेंचमार्क है वो उन्होंने बता दिया 8.5। ये सवाल अच्छा, इसने आपको बेंचमार्क निकाल के बता दिया है 8.5 मिलियन का। अच्छा जी, 9.6 मिलियन, इसकी वर्किंग क्या होगी और वो लोग क्या कर रहे हैं इसके साथ? ये बैड डेट पे जा रहा है। अच्छा, क्या उन्होंने इसको रिकॉर्ड करने से मना किया? कहाँ पे मना किया? The directors have refused to make a provision against the debt on the ground that the liquidator was appointed after the balance sheet date. ये जो 9.6 मिलियन का लॉस है ये आना चाहिए था। क्या ये बेंचमार्क को भी क्रॉस कर गया? इसका मतलब है कि अगर ये चीज़ नहीं ऐड करेंगे तो बहुत हैवी मसला है, तो उनसे कह के इसको ऐड करवा लें। और अगर वो ऐड नहीं कर रहे तो फिर कौन सी परवेसिव है ये 9.6 एज कम्पेयर टू 8.5, 9.6 एज कम्पेयर टू 8.5 परवेसिव है। हाँ तो 8.5 है ना उससे। अच्छा ठीक है, सॉरी 8.5 मटेरियल हो गया। तो अब इसको हम लोग क्वालिफाइड की तरफ लेके चले जाएंगे। डन। दूसरा जो उसका सेकंड इम्पैक्ट आ रहा है 15.7 वाला, वो क्या है? They have also refused to make any provision in respect of work in process as they are planning to sell the machinery being manufactured to another customer for 15.7। हाँ जी, क्यों इग्नोर क्यों? इनफ्लो है सर, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है इसमें। नहीं, 13.9 तो कंपनी ऑलरेडी खर्चा कर चुकी है उस चीज़ के ऊपर, और अगले कस्टमर को वो 15.7 का बेच रही है। डिफरेंस कितना है? 2.2 का। आप अब ज़रा इसको करें, कंपेयर करें, वो कम में मटेरियल कम है, तो उनसे कहेंगे कि जनाब इसमें वो वाला ख़र्चा पहले ऐड करें और हमें बताएं कि ऐड करने के बाद क्या उसका रिज़ल्ट निकलता है। अगर वो ऐड कर दें अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो फिर भी ये मटीरियलिटी से कम है, तो इसमें हम उनको माफ़ी दे सकते हैं, मगर ऊपर वाली पे उनको माफ़ नहीं करेंगे। जो मज़ीद ऐड करेंगे दूसरे कस्टमर को बेचने के लिए, फर्दर वाली। इन्होंने कोई चीज़ बनाई, इन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप क्या वो चीज़ ले लोगे? नहीं, जब तक वो चीज़ आपके मुताबिक नहीं होगी आप वो नहीं ले पाओगे। इन्होंने कहा मुझे ब्लैक कलर में चाहिए, आपको ब्लैक पसंद ही नहीं है, आपने कहा नहीं मुझे ग्रे में चाहिए।
तो वो ब्लैक को ग्रे में कन्वर्ट करने वाली जो कॉस्ट होगी वो तो उनको लगानी पड़ेगी फिर, Yes, sir. ठीक है ना। Sawat Limited has invested 150 million in a business which is not mentioned in the object loss of OHO. Memorandum कंपनी लॉ उसने जगा दिया अभी बच्चों का। However the object loss, अच्छा वैसे अब इस तरह के सवाल नहीं आते हैं सीधा वाले, तो अगर बहुत शौक हो कर लीजिएगा या करना है। अब इस तरह का सवाल वैसे वो पूछता नहीं है। अच्छा, इसमें ना कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, मैं आपको उनकी वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूंगा। उनके अलावा हम लोग अभी चल रहे हैं। उसमें से एक सवाल है गालिबन, वो मैं आपको इनकी वीडियोस भी कल जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। स्प्रिंग 13, ये जो सवाल है ना शेर खान वाला और ये वज़ीर वाला, दैट इज़ रिकॉर्डेड, तो ये मैं आपको इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा साथ ही उसके। सर 3 नवंबर वाला है? हाँ ये भी है, नंबर 7 हाँ है, दोनों है। PL is a key supplier of raw material to ZL. PL has filed a suit against ZL for breach of terms of an agreement. The claim amount by PL is 10 million. ZL has disclosed it as contingent liability. Contingent liability standard कौन सा? 37। क्या होती है ये contingent liability? सर जब प्रोबेबल हो के देनी पड़ सकती है किसी सर्टेन केस में। जब probable हो तो जब प्रोबेबल हो क्या कहता है IAS 37 कंटिजेंट लाइबिलिटी के लिए? अकाउंटेंट्स मेरे सामने बैठे हैं, एक भाई तो पीछे जाके चेक भी करने शुरू हो गए। आउटफ्लो अगर प्रोबेबल और वेरिएबल हो तो फिर आउटफ्लो Probable और measurable. प्रोबेबल और मेजरेबल हो तो, रिकॉर्ड करते हैं, अगर नहीं है तो फिर डिस्क्लोज करते हैं। अगर हो तो रिकॉर्ड कर देगा, नहीं है तो डिस्क्लोज करते अच्छा। PL has disclosed it as contingent liability in the draft financial statement for the year ended. However, ZL is striving for an out-of-court settlement, and recent correspondence indicates that PL is likely to agree and settle the dispute for 50% of the amount claimed. Describe the audit procedures that ZL should perform. Also discuss the impact. मुझे बताइए क्या हो रहा है सवाल में, या आप बताएंगे? मैं नहीं बता रहा। सर वो 10 मिलियन का सोचे एकदम से नहीं, पहले इसको कॉम्प्रीहेंड करें, अंदर लेके जाएं, सुकून के साथ आएँ। ये भी बच्चे की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, एकदम से आप आंसर ले आते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस करें पहले। हाँ जी, 50% में बनेगी। सर 10 मिलियन का 50% लेंगे, यस सर IAS 37 5 में डिस्क्लोज करेंगे, 5 मिलियन हमें कंफर्म हो गया, वो हम अपना एसेट बना लेंगे। 5 में नहीं तो उनसे हम कहेंगे कि भाई हमें इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करके दो। क्या उनसे हम उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करवाने वाले हैं? ये बताइए, क्या इनसे प्रोविजन रिकॉर्ड करवानी है? यस सर 50% क्या वो करके दे रहे हैं? तो उसका मतलब है कि उनसे इसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करवानी चाहिए। अच्छा, इसमें कहीं रिप्रेजेंटेशन भी लेंगे उनसे? लिखवाएंगे ना, लिखवाना पड़ेगा उनसे। अच्छा, अगर वो प्रोविजन रिकॉर्ड करके नहीं दे रहे फिर? मटेरियल तो है, लेट्स सपोज कि ये मटेरियल है, लेट्स सपोज कि ये मटेरियल गलती है, फिर क्या होगा? और अगर परवेसिव हो, जो कि मुश्किल ही है यहाँ पे, खैर अगर हो तो अच्छा। अगर रिप्रेजेंटेशन वो हमें बना के नहीं दे रहे फिर क्या करें? हम उनसे रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब नहीं मिलनी, दौड़ जाओ, फिर क्या करें? क्या हम एक ही जवाब पे दो इम्पैक्ट्स बता रहे हैं? हो सकता है।
प्रोविजन वाला मामला मिस स्टेटमेंट में जाएगा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वाला मामला स्कोप लिमिटेशन में जा सकता है। प्रोविजन की जो उन्होंने कहानी चलाई है 37 वाली कहानी, हमें कोई ना कोई तो प्रूफ दिया ना लिख के कि भाई हम लोग आगे ये करेंगे या ये करने वाले हैं, वरना हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं आएगा। तो 580 जागेगा यहाँ पे, 580 को यहाँ पे जागना पड़ेगा। 3 पार्ट्स बहुत आसान है, ज़रा सोचें। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। सर फर्स्ट तो स्कोप लिमिटेशंस को फर्स्ट स्कोप लिमिटेशन ठीक हो गया, सेकंड क्या है? सेकंड में क्या हो रहा है? सर है कि ठीक है तो डिस्क्लोज करेंगे एम्फेसिस मैटर करेगा, डिस्क्लोज करेंगे, IS 16 लगेगा और एम्फेसिस में जाएगी कहानी। और तीसरा, अदर मैटर करेगा। तीसरे में क्या हो रहा है? तीसरे में वो ऑडिट वाली बातें कर रहा है तो अदर मैटर में जाएगा। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? वो आपसे रिपोर्ट पे इम्पैक्ट मांग रहा है, रिपोर्ट पे मांग रहा है ना, ओपिनियन पे तो कुछ नहीं कह रहा। तो इसका मतलब है कि अगर रिपोर्ट का इम्पैक्ट मांग रहा है और मैं 706 की बात भी करूं एम्फोसिस की या अदर मैटर की, तो उससे मेरी रिपोर्ट ख़राब होगी, मॉडिफाई हो जाएगी, रिपोर्ट ख़राब होगी मगर मेरी ओपिनियन ख़राब नहीं होगी। तो ये बात भी आपने वहाँ पे लिख कर आनी है। सर बात तो इम्पैक्ट ही क्या है, लेकिन ओपिनियन डिस्कस कर रहा होता है इम्पैक्ट क्या है कि भी। तो पहले वो ओपिनियन को बताएगा, फिर रिपोर्ट के इम्पैक्ट पर जाता है। उसके बताए बगैर वो जा ही नहीं सकता कि भाई मेरी रिपोर्ट की ओपिनियन में कोई मसला नहीं है, मगर चूँकि मैंने एक एक्स्ट्रा पैरा ऐड कर दिया तो अब मुझे उसको 706 के मुताबिक लेके जाना पड़ेगा। तो मेरी ओपिनियन ख़राब नहीं है, मेरी रिपोर्ट ख़राब है। शेर खान वाला सवाल आपको मैंने कहा ये आपको मिल जाएगा, सर नवंबर वाला ना फर्स्ट नंबर 7 का है, इसका बड़ा इशू ये है पड़ा हुआ, मिल जाएगा, कैसे कल दूंगा ना, किस तरह बताऊंगा, लिंक दूंगा, परेशान क्यों हो रहे हो? इस पे आए स्प्रिंग 14 पे, आयरन मैन नहीं, आयरन लिमिटेड कंपनी ने कॉस्ट मॉडल से उठा के अपने इंटेंजिबल्स को रीवैल्यूएशन मॉडल पे फेंक दिया। अच्छी चीज़ इंकरेज करता है कंटिन्यू। चेंज इन व्हाट? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, यस तो इसको फिर क्या करें? अगर ऑडिटर एग्री कर जाए तो फिर अच्छा एक सेकंड, क्या ये करना मना है? नहीं। तो उन्होंने तो अगर उन्होंने किया तो सही किया, यस सर, तो फिर उनको कुछ ना कुछ चीज़ बतानी पड़ेगी, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो फिर आप यही बात करेंगे क्योंकि इन्फॉर्मेशन कम है, तो अगर तो वो डिस्क्लोज कर रहे हैं तब ओके है, और डिस्क्लोज अगर कर रहे हैं तो ओपिनियन पे कोई मसला नहीं आएगा, मगर आप एम्फोसिस डाल के बता रहे होंगे। और अगर उन्होंने उसको डिस्क्लोज ही नहीं किया तो फिर आप ओपिनियन की तरफ हाथ उठा के जाएंगे कि भाई 705 के मुताबिक ये फिर गलती है। तो दोनों इम्पैक्ट्स आपने 3 नंबर के लिए यहाँ पे बताने हैं। Due to fire in the record room of Titanium Limited, all the records and backup to the fixed assets, trade debtors, stock destroy हो चुका है और अब आप कोई भी प्रोसीजर नहीं लगा सकते, स्कोप लिमिटेशन है। Co Limited, during the planning stage of Co Limited, it was noted that the system of internal control of the company is weak. This aspect was taken into consideration in determining the nature, timing and extent of the audit procedures. हाँ जी, उनका इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम वीक है तो क्या करें? हमने तो उसके ऊपर बात ही कोई नहीं करनी। हाँ, अगर हम चाहें तो जाते हुए उनको रिकमेंडेशन दे के जा सकते हैं, तो रिपोर्ट के ऊपर एज सच कोई सामने तो हमें इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अगर इस वीकनेस की वजह से मिस स्टेटमेंट हो रही है आगे तो फिर वो बात हम कर सकते हैं, मगर वो थोड़ी सी रिमोट हो जाएगी बात। तो 2 नंबर के लिए आप सही कह रहे हो कि इतनी बात ही बताना बहुत है। अच्छा जी, UL एक कंपनी है, उसका एक प्लांट है जो कि तबाह हो चुका है। सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर्स हैव बीन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सारी चीज़ें उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बता दी हैं, क्या करें? कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा रिपोर्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 ज़रा करें खुद, खोलें कापी पेंसिल,
थोड़ी सी हिम्मत जस्तजू करें, जज्बा दिखाएं। 7 जमा 6 13 नंबर का सवाल है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करें करें करें। दोनों मैंने पूरा क्वेश्चन कहा है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन की बात नहीं है, वही बात है सर। वही है टाइम सर्कुलेशन रिक्वायर्ड टू पेंट। सही है। चलो यार बोलो ना। पार्ट कौन सा? पार्ट 1। नहीं तो मसला क्या है? एक्चुअली 705 और 706 के इंफॉर्मेशन लेटर है वो। तो आप सिलेबस तो पढ़ चुके हो ना पूरा। ये अब ये वाली प्लीज ना दो मुझे, थोड़ा बहुत तो माइंड को रिफ्रेश करो, रिकॉल करो।
अगर इश्यूज आ रहे तो मुझे बता दें, अगर आप उसको 505 के बाद करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, बता दें। कर लिए फिर करें। हाँ लें, टाइम तो बहुत है। बैंक इंफॉर्मेशन में लोन वगैरह से कुछ आता है? बैंक कंफर्मेशन में बहुत सारी बातें आती हैं। कंपनी ने बैंक में कितने अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं, किन अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें मॉर्गेज हुई हुई हैं, लियंस किस किस के ऊपर पड़ी हुई हैं, बहुत कुछ होता है। बैंक स्टेटमेंट में और बैंक कंफर्मेशन की चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इसी चीज़ का वो तो सवाल है। हाँ जी, कुछ लिखा है पार्ट ए में, पार्ट 1 में। जी सर, इसलिए पार्ट 1 में वो आपसे कह रहा है कि जनाब आपने बैंक से मांगी है बैंक कंफर्मेशन, मगर बैंक ने वो प्रोवाइड करने में काफ़ी टाइम लगा दिया। आपने बहुत दफ़ा उससे फॉलोअप लिया है, डेडलाइन भी क्लोज़ है, आपने ऑडिट को भी ख़त्म करना है। मैनेजमेंट ये कहती है कि जनाब उसको छोड़े, आप हमसे बैंक स्टेटमेंट ले लें और उसके मुताबिक डाटा देख लें, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ें उनके मुताबिक सेम ही होती हैं कंफर्मेशन में या स्टेटमेंट के अंदर। आगे वो आपसे कहा जाए कि कंसिक्वेंटली द क्लाइंट, यानी कि वो जो कंपनी है वो ये ओपिनियन रखती है कि चूँकि अब हमने आपको बैंक स्टेटमेंट दे दी है तो कंफर्मेशन ज़रूरी नहीं है। टेक्निकली ये सवाल सबसे पहले आपसे ये पूछना चाह रहा है कि बताइए कंफर्मेशन में और स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। कभी देखी है बैंक कंफर्मेशन या बैंक स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या होता है? ट्रांजैक्शंस होती हैं, डेबिट बैलेंस क्या आ रहा है, क्रेडिट बैलेंस क्या आ रहा है, यही बातें लिखी होती हैं। मगर कंफर्मेशन में वो बातें जो कि आप उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई कंपनी के कितने अकाउंट्स हैं, कंपनी के कौन कौन से अकाउंट्स में कितना बैलेंस है, कंपनी के कौन कौन से अकाउंट्स में कितना बैलेंस है, फिर कंपनी ने कोई मॉर्गेज, कोई चार्ज, कोई कमोडिटी, कोई कॉन्ट्रैक्ट, सारी बातें वो आपने कंफर्मेशन में पूछ रहे होते हैं। तो जो बातें आपने कंफर्मेशन में पूछी हैं वो सारी की सारी बातें आपको उसकी स्टेटमेंट में नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट और कंफर्मेशन से जो हमें एविडेंस मिलेगा वो फ़र्क होगा। कंफर्मेशन हमें ज़्यादा डिटेल्ड बात बतानी थी उसने, मगर स्टेटमेंट हमें उतनी डिटेल्ड बात नहीं बता रही है। अगर तो हम ये समझते हैं कि ये आपस में उसका ऑल्टरनेट बन सकता है, अगर हमारी असेसमेंट ये कहती है कि चलो कोई बात नहीं, स्टेटमेंट नहीं आई, हम कंफर्मेशन नहीं आई, हम स्टेटमेंट से गुजारा कर लेते हैं, हम उसको ऑल्टरनेट ट्रीट कर लेते हैं, तब तो ओके है। बट अगर आप उसको ऑल्टरनेट ट्रीट करके अपना एविडेंस हासिल नहीं कर पा रहे हो जिससे आपने मुतमिन होना था, तो ये क्या कहलाएगी? स्कोप लिमिटेशन। अब यहाँ पे वो बात नहीं बताई कि मटेरियल करें या परवेसिव करें, तो आपने दोनों बातें बता देनी है कि स्कोप लिमिटेशन क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। अगर वो
परवेसिव है। अच्छा, डिस्क्लेमर साथ ही देते हैं, उससे पहले कुछ करते हैं? हम पहले मैनेजमेंट का डिस्क्लेमर 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 से पहले कुछ सोचते हैं? ऑल्टरनेट, तो ये बेसिकली ऑल्टरनेट ये कि अगर हमें एक से एविडेंस नहीं मिल रहा तो दूसरे से ट्राई कर लो, अगर नहीं मिल रहा तो फिर काम मजीद ख़राब है। प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं। कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने ये लिखा था, क्या? in this scenario client's opinion is not valid as we are required to obtain external confirmation from bank to express opinion to check और मज़े की बात ये, सॉरी बात काट रहा हूँ, मज़े की बात ये कि जो कंफर्मेशन आएगी वो किससे आएगी? वो डायरेक्ट आएगी बैंक से। स्टेटमेंट जो है वो आपको क्लाइंट दे रहा है, और स्टेटमेंट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन पूरी होती नहीं है जो कि कंफर्मेशन वाली चीज़ों में होती है। जो आपने चीज़ डिमांड की है वो उसमें आपको मिलेगी नहीं स्टेटमेंट में। तो ये फ़र्क है। क्या कहते हैं आप? सर मैं आपको पूछना चाह रहा था कि बैंक के उसके लॉयर के केस में सर हम अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं। क्यों नहीं करते? सर मैंने क्यों? सर वो लॉजिक दो। बैंक के केस में हमें बैंक की एक्सटर्नल सर confirmation लिमिटेड required बैंक होती है। सर हैं? सर डिस्प्यूट एक आधा होगा सर, और बैंक भी एक आधा होगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, शायद ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है भाई। एक बैंक है, कंपनी कहती है कि हमारा इस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, हमने कंपनी की बात मान ली। उसी बैंक में कंपनी के डायरेक्टर्स के अगर कोई और बैंक वो अकाउंट्स खुले हुए हैं, फिर हम जब उनसे कंफर्मेशन मांगते हैं ना बैंक से, तो उसको कहते हैं कि भाई बताइए इस कंपनी के कितने अकाउंट्स हैं, किस किस कैटेगरी के अकाउंट्स हैं। उसके बाद बताएंगे डायरेक्टर्स के अपने कितने अकाउंट्स आपके पास खुले हुए हैं, उन अकाउंट्स के अगेंस्ट मॉर्गेजेस कितनी हैं, चार्जेस कितनी हैं, लियंस कितने हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर उन्होंने किया हुआ है फ्यूचर गारंटी के लिए वो कितना है, लैंडिंग कॉस्ट जो LCs होती हैं वो, तो बहुत सारी बातें हैं। ये आप उसके साथ नहीं कर सकते कि भाई एक ही बहुत है, इस तरह नहीं, प्रॉपर उसकी छानबीन होती है, इतना आसान नहीं है। अल्टरनेटिव प्रोसीजर देते हैं बैंक देते हैं, बिल्कुल देते हैं, चाहे बैंक हो चाहे कुछ भी हो। आपने अगर आपको मेन से नहीं मिल रहा, यू शुड ट्राई टुवर्ड्स ऑल्टरनेटिव। यही तो वो करना चाह रहे हैं यहाँ पे। पार्ट 2 पे हैं, पार्ट 2 किए या भी करना है? करें करें पार्ट 2 करें। ऑरेंज लिमिटेड, ये प्योर 505 है। ये बस अच्छा सवाल है, 505 का मिक्सचर 705 706 के साथ। इस तरह एक सवाल मॉक में भी होना चाहिए। कहना ज़रा, शायद आपको 505 कुछ याद हो, ट्राई करें। नेगेटिव और पॉजिटिव की बातें यहाँ पे हो रही हैं, करें, ट्राई करें। प्लानिंग स्टेज पे आप लोग खड़े हुए हैं, रिफ्यूज़ हो रही है, कन्फर्मेशन है, 3 मीडिएटर्स हैं, पार्टनरशिप कंसल्ट लॉट ऑफ टाइम है, प्लान ऑल्टरनेट। हाँ, मैनेजमेंट कह रही है कि नेगेटिव बेस के काम चला लो, मगर यहाँ पे आपने भेजनी पॉजिटिव है। प्लानिंग स्टेज पे टाइम काफी है। तो प्लानिंग स्टेज पे टाइम हाँ बहुत टाइम है, तो स्टार्ट हुआ फॉर्टेड है, अभी हम स्टार्ट पे खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइए, नेगेटिव कंफर्मेशन कब भेजते हैं? जब 5 मिनट जो वैलिड हो जाए। ट्रांजैक्शन छोटी है और पॉपुलेशन लार्ज। अच्छा इस केस में भेज सकते हैं, मगर मैनेजमेंट तो आपसे कह रही है कि वो भेजो। मैनेजमेंट गलत कह रही है, तो आपका गुजारा नेगेटिव से तो नहीं हो सकता, आपको पॉजिटिव भी भेजनी है। और अगर वो आपको नहीं भेजने दे रहे, स्कोप लिमिटेशन, मैंने हिंट आपको दे दिया, अब आपने इसको ड्राफ्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, ऑटम 15, नदीम लिमिटेड। ये वैसे सवाल
पिछले सवालों का कुछ कुछ अक्कासी करता है। पार्ट ए पढ़ें सर, कुछ कुछ आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी इस सवाल में। नदीम भाई, सिक्स मंथ्स की वारंटी एनएल प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। उन्होंने एक्सपर्ट हायर किया है वारंटी कंप्यूट करने के लिए, अच्छी बात है। मैनेजमेंट इज़ नॉट विलिंग टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन उनको देनी चाहिए फॉर द वारंटी बिकॉज द प्रोविजन इज़ इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपो। कहते हैं जनाब चूँकि ये एक्सपर्ट ने निकाल के दी है तो हम आपको इसके ऊपर किसी भी तरह की अपनी लिखाई नहीं देंगे, हम किस चीज़ को ओन नहीं कर रहे। हाँ, स्कोप लिमिटेशन है, उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। पार्ट बी क्या? कौन सा? ऊपर वाला फिगर नहीं है तो दोनों एक्सपेक्ट्स बता दो। वो तो ठीक है मगर हर दफ़ा के लिए वो परवेसिव नहीं होता। दोनों बातें करो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी सियासी रहना भी अच्छा होता है, सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता इतना। कंटिंजेंट एसेट्स IAS कौन सा? 37। Certain contingent assets have been disclosed in the draft financial statements in which inflow of economic benefit is possible, not probable. The management is of the view that IFRS does not prohibit making additional disclosures which enhance the user's understanding of the financial statement. इतनी अंग्रेजी में उसने बात ही गलत की है। स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, स्टेटमेंट। सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट, सी पार्ट देखें सर। According to the accounting policy, revenue recognition, revenue from sale of goods is recognized on dispatch to the customers. However, during the year and under various agreements in which the goods are required to be delivered at the premises of the customer. IFRS 15 कुछ कुछ याद होगा, दसों की हो रहा है, दसों की हो रहा है। फिर वैसे ये सवाल तब का जब IFRS 15 नहीं था, बट स्टिल बताएं। ठीक है ये क्या ठीक है? रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के बाद डुप्लीसी है। जब कंट्रोल ट्रांसफर कस्टमर होगा तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, तभी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो रेवेन्यू ये कहते हैं IFRS 15। पहले से जो पहुंचाना है ना तो ट्रांसफर तब होगा जब डिलीवरी करते हैं। सिर्फ रिजर्व लेडिंग के केस में होता है कि जब डिस्पैच करते हैं तो IFRS 15 में रिकॉर्ड। तो नहीं, सवाल ये है कि क्या रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है? रिपोर्ट पे कोई इम्पैक्ट आ रहा नहीं इम्पैक्ट है। अच्छा, IFRS 15 अगर आप कह रहे हैं यहाँ पे सही लगा हुआ है तो क्या उसकी कोई डिस्क्लोजर वगैरह डालना, कोई ऐसी बात लिखनी हो जिसके लिए हम एम्फसिस का सहारा ले सकें यहाँ पे? ऐसा कोई भी आपको यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रही। उसका मतलब है कि इस चीज़ का कोई ख़ास इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। IFRS 15 सही नहीं लगा हुआ तो डिस्पैच करके रिकॉर्ड कर। कभी आप कहते हैं सही लगा हुआ है, कभी आप कहते हैं सही नहीं लगा हुआ। सही नहीं लगा हुआ। पहले फैसला कर लें, प्रीमिसेस तक पहुंचाना है कस्टमर। पहले फैसला करें, पहले फैसला करें। अच्छा, IFRS 15 का 100% कंप्लाई होता है या इसके अंदर आपकी कंपनी की कोई अपनी जजमेंट्स भी होती हैं? जजमेंट भी हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिटो का डिटो कॉपी कर रहे हो। वहाँ पे हर कंपनी की रेवेन्यू रिकग्निशन फ़र्क है, क्योंकि इसका आंसर पीछे आपको मिलेगा। पुराने IAS गालिबन 18 होता था उस टाइम पे, उसके मुताबिक IAS 18 था। हाँ,
सर सेकंड से ये भी कहा हुआ है कि वो वेरियस एग्रीमेंट नए एग्रीमेंट में जा रही है। हाँ, प्रीवियस से लिंक ही नहीं है इसको कोई। प्रीवियस का कोई लिंक नहीं है, सही कह रहे हो। तो अब क्या करें इसका? सही कह रहा है सर, सही क्यों? उसने कहा कि डिस्पैच पे दो पार्टीज आपस में कन्फ्लिक्ट में आ गई हैं जनाब। हाँ जी, बताएं आपस में डिबेट करते हैं, अच्छी बात है, डिबेट भी होनी चाहिए, एक हेल्दी डिबेट है। वेरियस एग्रीमेंट ऐसे हैं वो एंटर हो चुकी है जिसमें वो कह रहे हैं कि डिलीवरी करनी है कस्टमर के केस में। आपका फीडबैक क्या है उस वाले बात पे? सर वो ड्यूरिंग में ये कह रहे पहले उनकी पॉलिसी थी कि वो डिस्पैच होंगी तब वो रिकॉर्ड करेंगे, वो बात बिल्कुल ठीक है उनकी। ठीक है, कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर वो वेरियस एग्रीमेंट किया उन्होंने, जिसमें वो ये शामिल है कि वो जब वो डिलीवर करेंगे उसकी प्रेमिसेस में तब वो रिकॉर्ड करेंगे। तो रेवेन्यू का ड्यूरिंग द ईयर कर चुके हैं ना, मतलब जो डिस्पैच ईयर एंड तक जो गुड्स हुए हैं उसमें से कई उन्होंने कस्टमर के प्रीमिसेस तक पहुंचाने अगर दिए, dispatch- मतलब उन्होंने अपनी लायबिलिटी अभी तक पूरी जब नहीं की। डिस्पैच करें तभी डिलीवर होगी। जरूरी नहीं है बस ये हाँ नहीं, डिबेट करो, अच्छी बात है, करो करो, खड़े होके वो पीछे नजर नहीं आगे आ जाओ। हाँ बताओ, सर उन्होंने कहा कि मुझे आप दोनों ने मिल के एक पॉइंट बताना जहाँ पे आप दोनों सेटिस्फाई हो कि हाँ ये बात सही है। कोई बात नहीं, हम फटे को कवर कर लेंगे। हाँ जी, सर जब गुड डिस्पैच करते हैं तो वो क्या नाम है, वो कर देते हैं डिलीवरी कर देते हैं। गुड्स डिस्पैच हो गए यानी कि गुड्स आपने अपनी फैक्ट्री से निकाल दिए। तो यहाँ भी नीचे भी अब हो सकता है वो इन ट्रांजिट हो सकते हैं या उस तक पहुंच गए होंगे। 10 दिन लग जाए पहुंचने। तो वो फिर कंपनी की होती है ना पॉलिसी। वो हाँ जी। अलग बात है, उसकी कोई बात ही नहीं है इसमें कि मतलब हैं? ये उसमें ये तो नहीं फर्स्ट माइंड की बात है dispatch में। लेकिन क्योंकि डिलीवर एट प्रेमिसेस तो कस्टमर बस और बात है उनकी पॉलिसी मुझे लग रहा है कि सही नहीं है। ये सर वो उनकी पॉलिसी मुझे से लग रहा है कि सही नहीं है। क्या करें? चलें, लेट सपोज सही नहीं है, फिर सर हम कहेंगे कि पुलिस उसको सही करें, और अगर वो मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो फिर मिसस्टेटमेंट है। यस। दोनों एक पेज पे आ गए, शुक्र। 10 सवालों में से जो सवाल आपने लिख के करना है कोई भी नहीं है। हाँ, अब जो करना है वो है 17 के 2 और 18 के 2। 17 के 2 नहीं, ये आपने कल करके आने हैं, और 18 के 2 ये नोट कर लें। 17 के 2 और 18 के 2, यहाँ से कहानी कल आगे चलाते हैं फिर से। टेस्ट का क्या करना है? आज दें ना, 8 से 10 तक का टाइम है यस सर। तो दें। 17 के 2 और 18 के 2 ये आपने करके आने हैं। टेस्ट कितने का है? क्या टेस्ट कितने का? वो है 60 नंबर का, 1.5 घंटे का। क्वेश्चन आपके पास इसमें नहीं है? इसमें होंगे तो अटेम्प्ट नोट कर लो ना। 17 की और 18 की। हाँ तो अटेम्प्ट नोट करें ना। ये देखें ना, क्वेश्चन नंबर 3B और C। क्योंकि है तो ये पास पेपर का ही। हाँ नहीं, कल नहीं है, अब अगला होगा आपका मंडे को। कौन से टॉपिक्स का मंडे? मंडे को मॉक हो जाएगा। नहीं, मॉक तो आगे जाकर मॉक होगा 20 को। सर मॉक एक ही होगा पूरा? 2 कर लेंगे सर, हो जाएगा, डन हो जाएगा। एक 20 को कर लेंगे, एक हफ्ते के बाद कर लेंगे। यस थैंक यू। से फिलहाल ये तो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट B C स्प्रिंग 17 का, ऑटम 17 का क्वेश्चन नंबर 9 है। स्प्रिंग 18 का 4A है और 4A है, और ऑटम 18 का 3A है। ये 4 आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसके साथ वो भी अटेम्प्ट कीजिएगा, शेर खान वाला सवाल जो ऊपर हमने छोड़ा है। ये 2 ये वाला, ये अटेम्प्ट कीजिएगा ज़रा, ये मज़े का सवाल है शेर खान वाला। तो कल कहानी को यहाँ से फिर आगे लेके चलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।